बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है जी एक्सरसाइज 7.2 एफएससी मैथ पार्ट 1। और इसमें हम परमुटेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं और इस तरह की 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम इस एक्सरसाइज में पढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले यह है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स। द फर्स्ट इवेंट ए कैन अकर इन पी डिफरेंट वेज। आफ्टर ए हैज़ अकर्ड बी कैन अकर इन क्यू डिफरेंट वेज। The number of ways that the two events can occur is the product P dot Q। यानी कि ये मैं बुक की स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि 232 पेज पर लिखी हुई है। इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की कि एक पर्सन है और उसके पास 4 डिफरेंट कलर्स की पैंट्स हैं, ठीक है। 3 उसके पास जो है वो 4 डिफरेंट कलर की शर्ट्स हैं और उसके पास जो है ना वो 5 जो है वो टाई हैं डिफरेंट कलर्स की। अब कितनी अरेंजमेंट्स हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं कि वो हर दफ़ा जो भी पैंट शर्ट और टाई पहने तो कोई रिपीट ना हो, सही है। यानी कि अगर उसने रेड टाई पहनी है, शर्ट वाइट पहनी है, पैंट ब्लैक पहनी है, तो अगली दफ़ा दोबारा यही कम्बिनेशन जो है वो रिपीट ना हो। हाँ, ऐसे हो सकता है कि रेड टाई के साथ अगर उसने ब्लू शर्ट पहन ली है और पैंट ब्लैक ही है तो ये रिपीट नहीं हो रहा, इसमें शर्ट चेंज हो रही है, शर्ट का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह अगर हमने इनके नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ यानी कि डिफरेंट ड्रेस की जो है ना हमने फाइंड करने हो तो सिंपल जितनी दफ़ा ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो फिर 5 3 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60, तो 60 वेज होंगे जब हम इनको काउंट कर सकते हैं, ड्रेसेस को काउंट कर सकते हैं कि हर दफ़ा वो डिफरेंट ही ड्रेस पहनेगा जिसमें टाई डिफरेंट हो सकती है, शर्ट डिफरेंट हो सकती है, पैंट डिफरेंट हो सकती है। तो कोई जो है वो पैंट शर्ट या टाई में से कोई रिपीट नहीं होगा, समझ रहे बात। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो इवेंट कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है, उनको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें। और आपकी बुक पर ये लिखा हुआ है कि ए इवेंट अगर पी टाइम आ रहा है, बी इवेंट क्यू टाइम आ रहा है, तो इन दोनों की जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो सिंपल हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय Q। अगर 3 टाइम कोई आ रहे हैं P Q और R तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P Q R बन जाएगा। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब चलते हैं बेटा परमुटेशन पर। परमुटेशन की जो है ना मैं आपको एक सिंपल, हम इसको अरेंजमेंट भी कह लेते हैं, अरेंजमेंट के बाद हम इसको ऑर्डरिंग भी कह लेते हैं, ठीक है, ऑर्डरिंग। तो जिस तरह से एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो मैं इसको ए सी बी भी लिख सकता हूँ, मैं इसको बी सी ए भी लिख सकता हूँ, बी ए सी भी लिख सकता हूँ, सी ए बी भी लिख सकता हूँ या सी बी ए भी लिख सकता हूँ। एक ट्राइंगल को लिखने का ये 6 तरीके हैं जिसमें हम ट्राइंगल के नाम को, वर्डसीज को, यानी कि ए बी सी ए सी बी इस तरह करके लिख सकते हैं। ये जो 6 की 6 हैं यानी कि 6 ये परमुटेशंस हैं, 6 परमुटेशंस हैं, या कह लें कि 6 जो हैं वो अरेंजमेंट्स हैं। ओके, 6 अरेंजमेंट्स हैं और ये 1 कम्बिनेशन है। अगर परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क देखना हो तो ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है ए बी सी ट्राइंगल लिखने की कि 6 ये परमुटेशंस हैं और 1 जो है कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ओके। परमुटेशन में
ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो बुक पे 3 लिखी हुई हैं, 3 डेफिनेशन है आपकी बुक पर, पेज है 233 पर। पहली डेफिनेशन ये है कि एन ऑर्डरिंग, लिखाई जो है वो बस मुनासिब सी है। एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, an ordering arrangement of n objects is called a permutation, of objects। ठीक है, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको अरेंज करना है, उनको ऑर्डर में लिखना है, तो इसको हम कहेंगे परमुटेशन। इसके बाद एक और डेफिनेशन भी आपकी बुक पे लिखी हुई है कि अ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, a permutation of n different objects is an ordering arrangement of the objects such that one object is first, यानी कि फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लिख लें, one object is first, one is second, one is third एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक एक वर्ड, एक सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूँ कि साथ साथ आपको जो है ना ये याद हो जाए, समझ आ जाए। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे उनको इस तरह से आपने अरेंज करना है कि वन ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट नंबर पे रख लें, सेकंड को, एक ऑब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को थर्ड नंबर पे, इस तरह करके आप उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो एक डेफिनेशन है आपकी बुक पे लिखी है कि जो बोल्ड राइटिंग में लिखी है, यही ज़्यादातर डेफिनेशन जो है वो पढ़ी जाती है, और अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो यही डेफिनेशन हमें लिखनी चाहिए कि अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर जो है वो लेस एंड इक्वल टू एन होगा। आर जो है वो हमेशा एन से लेस होगा या इक्वल होगा। एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द आर ऑब्जेक्ट्स। उन जो टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर वो आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने को कहता है तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे, और इसका जो फार्मूला है वो एन पी आर से हम इसको डिनोट करेंगे परमुटेशन को, या पी ऑफ एन आर से भी डिनोट कर देते हैं। और एन पी आर जो है ये एक्सपेंशन बनता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सोन, और लास्ट में एन माइनस आर प्लस वन बनता है। इसके अलावा अगर मैं इसको चेंज करूँ फार्मूले में तो एन माइनस आर प्लस वन के बाद आएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस आर प्लस वन के बाद जो नंबर आएगा इसमें से एक कम कर दें तो एन माइनस आर फैक्टोरियल बनेगा। तो इसको एन माइनस आर फैक्टोरियल से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल से जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये नीचे आ जाएगा एन माइनस आर, तो ये बन जाएगा बेटा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन पी आर का ये फार्मूला बन गया, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद अब आपने ये भी याद रखना है परमुटेशन के बारे में,
जिस तरह से अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। मेन परमुटेशन का ये फार्मूला है। यहाँ पर आर जो है वो हमेशा लेस एंड इक्वल टू एन होता है। ओके, अच्छा, अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब n इज इक्वल टू आर होगा। व्हेन n इज इक्वल टू आर, नंबर 1 पे कह लें इसको, तो ये फिर n p n जो है ये बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं इसकी लिखता हूँ मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए जो r की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो एन पी जो 0 है, ठीक है, एन पी 0 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से रेंज ऑफ एन पी आर जो बनेगी वो बनेगी 1 to n फैक्टोरियल। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है जी, कि रेंज जो है परमुटेशन की वो मिनिमम वैल्यू 1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू n फैक्टोरियल आ सकती है। तो ये तो है जी परमुटेशन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया हमने। आपको लेक्चर ये इस तरह से ही लग रहा होगा जैसे आप जो है वो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं या आप किसी टीचर्स के पास बैठ के इस तरह से पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब देखिए 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इवेलुएट करना है। 20p3 पे फार्मूला लगा दें परमुटेशन का, तो यह आ जाएगा 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऊपर आ जाएगा 20 फैक्टोरियल और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 फैक्टोरियल। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमें फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, बाकी कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब 20 फैक्टोरियल है तो 20 को मैं 17 पे जाके स्टॉप कर लेता हूँ, 17 फैक्टोरियल, और नीचे भी 17 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, सेम वैल्यू है और 7 फैक्टोरियल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 19 किया, मल्टीप्लाई बाय 18 करें तो 6840 इसका आंसर है, 6840। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से अगर MCQ आता है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 20 लिखा और उसके बाद शिफ्ट दबाएं और ये मल्टीप्लिकेशन का बटन दबाएं तो परमुटेशन लिखा गया, और लिखें 3 और इक्वल दबा दें, इक्वल दबाया 6840 आ जाएगा। समझ रहे बात? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्योंकि बुक में उसने इवेलुएट का है तो हमें डायरेक्ट फार्मूला कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, हमें इस पर फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो 16p4 को मैं लिखूँगा 16 फैक्टोरियल ओवर 16 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा बेटा 16 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला जो 16 फैक्टोरियल है इसको एक्सपेंड कर लें 16, 15, 14, 13 और 12 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल। अब ये 12 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 को 12 पे जाके स्टॉप किया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ जाएगा 43680। ठीक है बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम करते जाते हैं। और 12p5 इस पे फार्मूला लगाएं तो 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 5 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 12 को जो है ना हम लिख लेते हैं 7 फैक्टोरियल तक ताकि ये कटिंग हो जाए। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 95040। इसके बाद बेटा इस पे फार्मूला लगा लें 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, तो 10 इसको मैं जो है वो 7 तक लिख लेता हूँ, 10 9 8 और फिर उसके बाद 7 फैक्टोरियल ओवर, बल्कि गलती हो रही है, नीचे जो है वो 7 फैक्टोरियल नहीं आना,
10 माइनस 7 आना है, क्योंकि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना। 10 माइनस 7 तो ये 3 फैक्टोरियल आ रहा है। 7 के बाद 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर लो। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करें तो 604,800 आ रहा है। ओके, अब 9p8 पे फार्मूला लगा लें। 9p8 तो ये भी आ जाएगा 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 9 को 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। अब आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। जैसे 9 लिखा, 9 और उसके बाद शिफ्ट दबाएं और ये जो मोड के नीचे वाला बटन है और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा x फैक्टोरियल, तो ये बटन दबाएं। तो 9 फैक्टोरियल से आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 362,880 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 362,880। तो ये इसका आंसर है बेटा। ओके, ये 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं वो इसी तरह से सिंपल हैं, फार्मूला अप्लाई करना है और आप कर लेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। तो इस पे फार्मूला लगाया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब n फैक्टोरियल को जो है वो आप n माइनस 2 पे जाके स्टॉप कर लें, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल से। तो ऊपर बेटा n को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 30। तो n स्क्वेयर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0 कर लें, इसके फैक्टर बना लें। तो n स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 6 प्लस 5 n माइनस 6। तो n माइनस 6 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू माइनस 5 आ गई। तो यहाँ पर परमुटेशन में n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको आप निगलेक्ट कर दें। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 6। ओके बेटा, इसको एक तरह से और भी कर सकते थे कि अगर हम इसको कंपेयर कर लें, यानी कि जैसे यहाँ पर n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 30 आया था ना, ये वाला लास्ट में, ये वाला, इसको आप कंपेयर करके भी कर सकते हैं। किस तरह से? मैं इसको n इंटू एन माइनस 1 भी लिख सकता हूँ और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकता हूँ। फिर ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 और 6 इंटू 6 माइनस 1। तो आप कंपेयर करें तो n की जगह पे 6 पुट करें तो यही बनता है, तो n की वैल्यू 6। इस तरह करके भी लिखा जा सकता है, फैक्टर भी बना ले तो ये भी बेहतर है। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11pn और 11, 10, 9। इसको मैं अगर फैक्टोरियल में लिखूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ठीक है। 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 11pn ऊपर बन जाएगा 11 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 3 फैक्टोरियल, लिखा जा सकता है। तो 11pn और इसको मैं लिख सकता हूँ 11p3। 11p3 पे आप परमुटेशन का फार्मूला लगाओ तो यही बनेगा। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, अब कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ओके बेटा, 11 इस तरह करके, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं सोल्व कि 11pn इज इक्वल टू 11, 10, 9 है। ये क्वेश्चन हमारे पास 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल, 11, 10, 9 के बाद 8 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल,
इसको मैंने 11 फैक्टोरियल लिख दिया और इसको 8 फैक्टोरियल लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको इधर ले आए तो ये मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। तो जब a फैक्टोरियल इज इक्वल टू b फैक्टोरियल है तो हम इसको a इज इक्वल टू b भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 11 माइनस n इज इक्वल टू 8 लिखा जा सकता है और 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो इस मेथड से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो और इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका है जी थर्ड पार्ट पे फार्मूले लगाएं दोनों तरफ परमुटेशन के, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, रेशो में डिवाइड होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 ओवर 1। 9 रेशो 1 को हम 9 ओवर 1 भी लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा बेटा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये n माइनस 1 माइनस 3 जो है इसको मैं ऊपर ले जा के लिख सकता हूँ n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 9। अब n माइनस 4 फैक्टोरियल जो है वो इससे कैंसिल हो जाता है, सेम वैल्यू है, और n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ओके बेटा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें ऊपर जो n फैक्टोरियल है इसको एक टर्म अगर आगे मैं लिख लूँ तो बिल्कुल लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ये कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आज मिल जाएगी, हमें 9 मिल जाएगी। ओके, साथ साथ ही है ना आप। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है ये 3, प्रूफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट। तो इसमें देखें तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं ये, इसको सिंप्लीफाई करके हम फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बना लेते हैं। तो लिखते हैं राइट हैंड साइड n इंटू एन माइनस 1 और p r माइनस 1। तो n तो साथ वैसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा और इस पर आप परमुटेशन का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 और माइनस इंटू r माइनस 1, क्योंकि नीचे आपको पता है कि n माइनस r होता है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू n माइनस 1 है और r की जगह पे r माइनस 1 है। इसको सॉल्व करें, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब ये वाला जो n है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, अब बेटा देखें n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है ये n में मज़ीद हम इसको स्क्यूज़ कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, और n माइनस r फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हम इसको क्या लिख सकते हैं NPR, और यही लेफ्ट हैंड साइड। ओके बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड पार्ट है इसका, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और n माइनस 1 PR प्लस R और n माइनस 1 PR माइनस 1। ओके, इस पे फार्मूला लगाएं तो यह आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस R फैक्टोरियल प्लस R, इस पर बेटा फार्मूला लगाएं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर n माइनस 1 और फिर माइनस r माइनस 1। ओके, अब देखें n माइनस 1 फैक्टोरियल
ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस आर, अभी हम इसको इस तरह से ही लिखते जाते हैं, और n माइनस 1 इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखिएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस आर n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। जैसे ऊपर तो n माइनस 1 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, ये बड़ा आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में देखें तो n माइनस आर माइनस 1 है और यहाँ पर n माइनस आर है। अब n माइनस आर से आप अगली टर्म लिखें तो n माइनस आर माइनस 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में आपने माइनस 1 ही करना होता है। तो अगर मैं इससे नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, जो कि ये वाली टर्म बन जाएगी और फिर वहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। अगर मैं इसको नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ n माइनस आर माइनस 1 की नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n माइनस आर माइनस 2 बनेगी। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बनेगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस आर n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ये आ जाएगा n माइनस आर, और n माइनस आर को एक टर्म आगे लिखा है n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें बेटा, इसमें से इन दोनों में से n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 1 प्लस r ओवर n माइनस आर, ये बेटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है, यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखा रहने दें, और इसका एलसीएम लिया n माइनस आर, और ये दोनों कैंसिल हुए तो ऊपर r आ जाएगा, r से r कैंसिल हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखिएगा n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n ओवर n माइनस आर। ठीक है, यही बच रहा है n ओवर n माइनस आर। ठीक है, समझ रहे बात। अब इसको यहाँ पर देखें तो n जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और n माइनस आर को इसके साथ लिखें तो n माइनस आर स्टार्ट में आ जाएगा और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जो था n माइनस आर नहीं है n माइनस 1 है, ये गलती हो रही है, n माइनस 1 है यहाँ पर। n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल, और n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको मैं n पी आर लिखूँगा, फार्मूला है ना, तो यही लेफ्ट हैंड साइड। ओके बेटा, ये n माइनस 1 है, n माइनस 1। ओके, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन जो 3 है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। देखें टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 हैं और 5 डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है, ये n की वैल्यू कह लें, ये n है हमारे पास। बाय यूजिंग 3 फ्लैग्स, कि हर दफ़ा जब भी आपने सिग्नल देने हैं तो 3 फ्लैग्स उठा के जो है वो सिग्नल देने हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि r की वैल्यू जो है वो 3 है। 3 फ्लैग्स को हमने अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे बनेंगे, आप सोच रहे होंगे, बट आप सही आंसर सोच रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, देखिए बेटा NPR का फार्मूला लगाना है, तो 5 टोटल हैं, उसमें से 3 को आपने सेलेक्ट करना है, तो 5P3 इसका आंसर है। ओके, 5 में से आपने 3 फ्लैग
जो हैं वो अरेंज करके उनको सिग्नल्स देने हैं। तो 5p3 कैलकुलेटर से देखें तो 5p3 की वैल्यू है 60। तो ये 60 डिफरेंट सिग्नल्स आप दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। तो हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। तो देखिए सारे जो वर्ड हैं इसके लेटर्स डिफरेंट हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर्स कितने हैं, 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स को यूज़ करते हुए ऑर्डर में रखते हुए हमने वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 5 हैं। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल लेटर्स, जब ऑल लेटर्स हम यूज़ करेंगे तो ये 5p5 बन जाएगा। ठीक है ना, 5p5 बन जाएगा। और इसको सॉल्व कर लें तो मेरा ख्याल है कि आंसर जो है वो 120 आ जाएगा। बिल्कुल, तो 120 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उस हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग हो। समझ रहे बात, हमने सिर्फ उनको अरेंज करना है, अरेंज करके हमने अरेंजमेंट्स जो हैं वो फाइंड करनी है बेटा। ओके, तो क्वेश्चन जो 6 है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है जी। 6 का फर्स्ट पार्ट प्लेन वर्ड। इसके बाद आगे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट है, फास्टिंग है। तो ऑब्जेक्ट में देखें तो कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं और इसमें 7 हैं। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स यहाँ पर कितने बनेंगे, टोटल पॉसिबल वर्ड्स 6p6 बन जाएंगे। ऐसे ही है ना, 6p6, क्योंकि यहाँ पर n भी 6 है और r भी 6 है। 6 के 6 लेटर्स हमने जो है वो ऑर्डर में लिखने हैं, अरेंज करने हैं। तो 6p6 का आंसर बनेगा 720। ओके, 720 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू 7 है और r भी 7 है। अरेंज भी हमने 7 लेटर्स ही करने हैं। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स देखें, टोटल पॉसिबल वर्ड्स ये बनेंगे बेटा 7p7। तो 7p7 का कैलकुलेटर से आंसर देख लेते हैं। 7p7 तो ये आ जाएगा 5040। इससे वर्ड्स आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9 ओनली वंस। यानी कि हमारे पास ये डिजिट्स हैं और इससे हमने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। कैन बी यूज्ड ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9 ओनली वंस। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं। ऐसे ही है, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 5 है। ओके बेटा, कितने यूज़ करने हैं, हर दफ़ा 3 डिजिट्स नंबर्स बनाने हैं बाय यूजिंग 3 डिजिट्स ओनली वंस। ठीक है, जब भी हमने लिखा ही थोड़ा चले ओनली वंस बाय यूजिंग 3 डिजिट्स ओनली वंस। जब भी आपने डिजिट बनाना है तो 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर अब r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, r की वैल्यू बन जाएगी 3। तो यहाँ पर लिखें टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या बनेंगे बेटा, 5p3 बन जाएगा। टोटल 5 है, उसमें से 3 नंबर जो है हमने अरेंज करने हैं। तो 5p3 का आंसर जो है बन जाएगा 60। तो इससे आप 60 नंबर्स बना सकते हैं और हर नंबर में 3 डिजिट नंबर्स ही होंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है जी 10। देखिएगा, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो है 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके हमने 6 डिजिट नंबर जो हैं वो बनाने हैं, 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 6 है और r की वैल्यू भी 6 है। वो कहते हैं कि 6 डिजिट नंबर्स बनाएं। मैं लिखता हूँ टोटल पॉसिबल 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स। तो ये बन जाएगा 6p6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 720। अब देखिए बेटा, इसमें ये जो 6 डिजिट नंबर्स बनाए हैं इनमें ऐसे नंबर्स भी आएंगे, शामिल होंगे जिसमें ज़ीरो जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे होगा। जब ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होता है तो आपको पता है, जैसे 12 है, 012 तो, और 120, ज़ीरो जब लेफ़्ट साइड पे आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, जब वो राइट साइड पे आता है तो उसकी वैल्यू है। तो 120 की वैल्यू है 120, ये 12 है, या इसको 12 लिख लें या 012 लिख लें, एक ही बात है। तो इन 6 डिजिट नंबर्स में ऐसे नंबर्स भी आएंगे जब ज़ीरो जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है ना। और 720 में वो नंबर्स शामिल हैं। एक्चुअली तो वो अब 5 डिजिट नंबर है। अब हम ये लिखते हैं कि टोटल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स, या लिख लें व्हेन 0 इज एट द लेफ्ट या एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर जब 0 होगा तो फिर टोटल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे। वो 5 डिजिट नंबर जो हैं अब किस तरह से बनेंगे, 6p5 आ जाएगा, सॉरी 5p5 आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो जो है वो तो स्टार्ट में आ गया, उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो फिक्स हो गया। तो बाकी 5 डिजिट्स बचे, तो 5p5 का जो आंसर है वो है 120। अब हम लिखेंगे कि टोटल पॉसिबल, अब आएंगे हमारे पास टोटल पॉसिबल 6 डिजिट नंबर्स। अब जो 720 आए थे ना, उसमें से हम 120 नंबर्स माइनस करेंगे। 720 में से 120 माइनस करें तो 600 बेटा वो नंबर्स आएंगे जब, यानी कि ज़ीरो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं था, और 6 डिजिट नंबर्स ही एक्चुअल वो बनेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग, सही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, उसके क्वेश्चन का पार्ट है कि इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। यहाँ पे लिखें व्हेन 0 बी एट द 10th प्लेस। तो 10th प्लेस ये है कि जैसे यूनिट प्लेस 100, 1000, 10,000, 100,000 और लाख, यानी कि 6 डिजिट से ना, तो ज़ीरो जो है अगर यहाँ पे फिक्स कर दें, ज़ीरो को यहाँ से 10th प्लेस से नहीं लाना, ठीक है। और बाकी जो डिजिट्स हैं उनकी तो प्लेस चेंज हो सकती है। तो जो डिजिट आपने फिक्स कर दिया ना, तो उसको, उसकी परमुटेशन या उसको अरेंज करते हुए उसको कैलकुलेट आपने नहीं करना, ओके। बाकी जो 5 डिजिट्स हैं इनकी हम अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं, ओके। तो ये बन जाएगा टोटल पॉसिबल 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स व्हेन 0 इज एट 10th प्लेस, यानी कि वो 10th प्लेस पे फिक्स हो गया। अब 5 प्लेस रह गई, तो 5p5,
5p5 का आंसर हो जाएगा 120। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है 11। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही मैंने पूरा लेक्चर जो है वो बनाया है। ओके, बाकी भी क्वेश्चंस हैं, वो वक्त आने पर फिर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा बाद में, लेकिन वो अभी पेपर बोर्ड के लिए शामिल नहीं है। तो मैं सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा 11। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। ओके, अच्छा जी, अब देखें हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 तभी बनेंगे जब इन डिजिट्स में से 2, 3, 5, 7 और 9 डिजिट्स में से जो 5 है वो मैं एक्सट्रीम राइट पे अगर फिक्स कर दूं तो फिर ही मल्टीपल्स ऑफ 5 बनेंगे ना। यहाँ पे लिखें फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, हमें इसको लिखना पड़ेगा कि व्हेन मल्टीपल ऑफ 5, व्हेन डिजिट 5 is fixed at extreme right position। ठीक है ना, यानी कि टोटल जो है वो हमारे पास सब 5 डिजिट्स थे, और उनमें से जो 5 है उसको मैंने एक्सट्रीम राइट पे जब फिक्स करूँगा तो ये सारे मल्टीपल ऑफ 5 बनेंगे ना। ये सारे वो नंबर्स बनेंगे जिनको 5 डिवाइड कर सकता है। ओके, जब 5 को मैंने फिक्स कर दिया इधर, तो अब 4 प्लेसेस बच गई हैं, 4 प्लेसेस बच गई हैं। तो अब हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल नंबर्स which are मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है बेटा, अब ये 4 प्लेसेस बच गई हैं, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4p4, और 4p4 की वैल्यू अब कैलकुलेटर से निकालो तो 24 आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मेरे से डिस्कस करें, मुझे यकीन है को आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।